अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत, सियासत और ताकत सब अपने अपने तेवर दिखा रही हैं। कहीं सिफारती मुस्कुराहटें और कहीं मुआशी एदाद-ओ-शुमार की चमक है, कहीं मुज़ाकरात की पेशकश है और कहीं सड़कों पर एहतजाज, जेल के दरवाजे पर धरने और अदालतों के फैसले हैं। आज सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि अब क्या होने जा रहा है। एक जानिब आलमी सिफारती सरगर्मियों में तेज़ी और मुआशी इशारियों में बेहतरी के इशारे मिलते हैं और दूसरी जानिब अंदरूनी सियासी कशीदगी, अदालती फैसले और एहतजाजी सियासत ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। इन तमाम अवामिल के तनाजुर में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि आया पाकिस्तान तसादुम की सियासत से निकल कर मुफाहमत और इस्तेहकाम की राह इख्तियार कर पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान बिलाशुबा एक अहम सिफारती पेशरफ्त है। उनका शानदार और तारीखी इस्तकबाल इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात महज रस्मी नहीं बल्कि तवील मुद्दती और बिरादराना नौयत के हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन बढ़ाने की बातें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी और आलमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बयानात मुआशी हवाले से एक मोहतात उम्मीद को जन्म देते हैं। अमरीकी अखबार USA टुडे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने जिस एतमाद के साथ पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करार दिया, वो बयानिया आलमी सरमायाकारों के लिए हौसला अफजा हो सकता है। प्राइमरी मालियाती सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस का जो हुसूल है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और शरह तबादला में इस्तेहकाम इस बात का इंदिया देते हैं कि पाकिस्तान बतदरीज खसारों के दायरे से निकलने की कोशिश कर रहा है। PIA की निजकारी जैसे मुश्किल फैसले भी इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत इस्लाहात की राह पर गामजन है, अगरचे उनके सियासी जो असरात हैं ये भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौमी यकजहती और सलामती पर कोई समझौता ना करने का पैगाम दरअसल रियासती पॉलिसी के तसलसल को जाहिर करता है। अस्करी क़यादत का ये वाज़ेह मौक़िफ़ कि सियासी या गैर सियासी किसी भी अंसर को कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बात की याद दहानी है कि रियासत दाखिली खलफशार की मुतामिल नहीं हो सकती है और दाखिली सियासत में सबसे अहम सवाल ये है कि आया हुकूमत और अपोजिशन वाकई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे या एहतजाज और सख्त बयानिया गालिब रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PTI को जो मुज़ाकरात की बार बार पेशकश है और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को उसूली आमादगी एक मस्बत पेशरफ्त है। आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी निज़ाम, शफाफ इंतखाबात और नए मिसाक की बातें सियासी इस्तेहकाम की अलामत भी समझी जा सकती हैं। ताहम जो PTI है उसके अंदरूनी बयानात में तजाद इस अमल को पेचीदा बनाता है। एक तरफ बानी PTI की जानिब से महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार देना लचक का इशारा है और दूसरी जानिब शेख वकास अकरम की जानिब से मुज़ाकरात को दोगलापन करार देना, 8 फरवरी को पहिया जाम और शटल टाउन की तैयारियों का ऐलान करना इस बात की निशानदेही करता है कि PTI इस वक्त भी एहतजाजी सियासत को तरजीह दे रही है। ऐसे में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इंसदादे, दहशतगर्दी अदालत के फैसले खुसूसन PTI के सीनियर रहनुमाओं को भारी सज़ाएँ सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा कर रही हैं। ये फैसले एक तरफ कानून की अमलदारी की मिसाल हैं और दूसरी जानिब सियासी मुफाहमत के इम्कानात को भी मुतासिर कर सकते हैं। सीनियर तजियाकारों की राय ये है कि अगर PTI क़यादत और KP हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात को तरजीह दें, तो आला जो अदालतें हैं वहाँ से रिलीफ के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि सियासी जमातों पर सख्तियाँ वक्ती तौर पर किसी फरीक को कमज़ोर कर सकती हैं, मगर देर पा इस्तेहकाम सिर्फ मुकालमे, आइनी बालादस्ती और सियासी शमूलियत से ही आता है। पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात भी बेहतरी, मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें और मुज़ाकरात की जो इब्तदाई आमादगी इस बात का मौका भी फराहम करती हैं कि सियासत को सड़कों से निकाल कर पार्लिमान और मुकालमे की मेज़ पर लाया जाए। अगर तमाम फरीकैन कौमी मुफाद को ज़ाती और जमाती मफादात पर तरजीह दें तो पाकिस्तान ना सिर्फ मौजूदा बहरान से निकल सकता है बल्कि एक पायदार और मुस्तहकम मुस्तकबिल की बुनियाद भी रख सकता है। क्या रियासत और सियासत कोई पायदार रास्ता इख्तियार कर पाएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने PTI को जो मुज़ाकरात की दावत दी है, ये संजीदा मुफाहमत है या फिर ये जो सियासी टेम्परेचर है, सियासी दर्जा हरारत है या सियासी अब दबाव कह लें, उसको कम करने की कोशिश या काविश कही जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इससे पहले होती रही है। मेरे लिहाज से अगर कोई जेन्युइनली अगर प्राइम मिनिस्टर ये वाकई चाहते हैं कि डिस्कशन हो, देखिए डिस्कशन होनी किस चीज के लिए चाहिए? डिस्कशन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। ये हमने 4 साल से देख लिया है, और 4 साल से पाकिस्तान का, पिछले 4 सालों में 2022 से लेके अभी तक पाकिस्तान का जो एक्चुअल जो सारा मिलाकर है वो 1.7 जीडीपी से ऊपर नहीं गया। पाकिस्तान की अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5 है, तो हम -7% जीडीपी के लिहाज से हमारी ग्रोथ है या रिडक्शन है, जैसे भी आप देख लें। तकरीबन 1400 बिजनेसेस जो फैक्ट्रियां वो बंद हो चुकी हैं। हर दूसरा आदमी पॉवर्टी के लाइन से नीचे चला गया। पहले 18% था, अभी हर दूसरा बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हर तीसरा बंदा जॉबलेस है। आप हर लिहाज से देख लें हालात खराब है, सिवाय इनकी किताबों के बाकी हर जगह पे हालात खराब हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि होना क्या चाहिए। देखिए, हम लोग सारे ये कहते हैं कि जी ये बाज लोग हैं वो चाहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहबा, सरफराज साहब, ये सारे लोग कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। अचकजई साहब, अलामा साहब ये कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। रऊफ हसन साहब कहते हैं, असद कैसर कहता है, ये सारे कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। तो मेरे लिहाज से हुकूमत को सिंपल एक काम करना चाहिए, इन पॉलिटिकल लीडरशिप को जाके इमरान खान से इनकी मुलाकात कराते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं। नंबर 2, इमरान खान ने इनको अपॉइंट किया है। इमरान खान ने इनके ऊपर अपने जो भी डिसीजंस है वो कॉन्फर किया कि आप जो लोगे पीटीआई उनको फॉलो करेगी। अगर ये लोग जाके इमरान खान से बात करेंगे, आई एम श्योर हल निकल आएगा। लेकिन अगर ये लोग जानबूझ के या मजबूरन ये लोग इमरान खान से किसी को मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो वो आदमी जो आया था वजीर आजम बनने, वो सारी पाकिस्तान की दिल की धड़कन बन गई है। उसके बगैर ये चीज नहीं मुमकिन। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ये क्यों नहीं समझती कि इमरान खान को इक्वेशन में लाए बगैर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि जायज़ जो आपके मुतालिबात हैं, जायज़ मुतालिबात की तारीफ आप लोगों की नज़र में क्या है? क्योंकि वो कहते हैं जायज़ मुतालिबात पर यकीनन बात हो सकती। जी जी, अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये जायज मुतालबा नहीं है कि अगर आप मुझे कहते हो हुमायूं तुम चोर हो, तो मैं कहता हूं चले मुझे एक जुडिशियल कमीशन बिठा दे और मुझ पे साबित कर दे मैंने चोरी की है। अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया हूं और जुडिशियल कमीशन ने साबित कर दिया तो मुझे बेशक सजा दे दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उसकी सेहत से इनकार कर रहा हूं। इसी तरीके से 9 मई के ऊपर हम इनकार कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं जुडिशियल कमीशन बना दे। नंबर 2, क्या यह जायज बात नहीं है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पिछले कितने सालों से ये है कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते। ना 24 को हुए थे, ना 18 को हुए थे, ना 13 में हुए थे, ना 8 में हुए थे, ना 2 में हुए थे, ना 96 में हुए थे, ना 93 में हुए थे, ना 90 में हुए थे, ना 71 में उनका रिजल्ट जो था वो गलत था। अब इन सारी चीजों को जब हम सामने देखें, क्या ये जायज मुतालबा नहीं है कि हम लोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का सिस्टम चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शंस के बाद इंस्टेबिलिटी ना आए? क्या ये जायज मुतालबा नहीं है? क्या यह जायज मुतालबा नहीं है कि अदलिया जो है उसको तो डॉक्टर साहब इस तरह तो फिर 2018 के जो इलेक्शन थे, मेरे ख्याल में जब मैं बातें कर रहा था आप मेरी बात नहीं सुन रही थी, आप कुछ नोट्स लिख रही होंगी। मैं आपको ये कह रहा था कि इस दफा भी 18 भी सर एक्चुअली मैं अभी तक शौक हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम के आगाज में कह दिया कि इख्तियार वली खान साहब के साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। पैले आप दोनों बैठ रहे थे इकट्ठे, इख्तियार वली खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके साथ सोलो प्रोग्राम कर रही हूँ। एक प्रोग्राम में मैं मारिया मेमन साहब के प्रोग्राम में आप मुझे उनसे माजरत करनी पड़ेगी, टाइम आगे जा रहा था, लेकिन आप सब एक दूसरे की बात बर्दाश्त किया करें ना। जी कुछ नहीं, देखिए ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो या मुझे उसका रिस्पॉन्ड करना होगा, वो मेरे लिए अच्छा। तो आप लोग रिस्पॉन्स से भाग रहे हैं क्या? देखें डॉक्टर साहब, आप बड़ी देखिए नपीतुली बात करते हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। तो आपने मुझे कहा ना शायद आप नोट्स लिख रही थी, आप मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं नोट्स नहीं लिख रही थी, मैं आपकी बात ही सुन रही थी। लेकिन मैं अभी तक परेशान हूं क्योंकि 11th आवर पे ये हुआ ना कि मुझे दोनों गेस्ट को सोलो करना पड़ा। आप दोनों के साथ बैठ के डिबेट करनी थी। जी 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 प्लीज। लेकिन डिबेट, अब यहाँ से एक बात है कि डिबेट आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मामला आगे कैसे जाएगा?
नहीं, देखिए, मैं अगर इख्तियार साहब, ही इज अ गुड मैन एज अ पर्सन, ही इज अ गुड मैन, मेरा और उनका सितारा नहीं मिलता, इस वजह से बात चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी बजाय कोई और बैठा होता, मैं उनके साथ डिबेट कर लेता, क्योंकि मैं हर एक के साथ करता हूं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोग पीएमएलएन वाले ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर हुमायूं होगा तो हम आ जाएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। बाज लोग जो होते हैं ना, वो अल्फाज का चुनाव जो है, चाहे सख्त बात करें, लेकिन अल्फाज के चुनाव ठीक होने चाहिए, उस लिहाज से होता है। तो अनफॉर्चुनेटली, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट एंड माय रिस्पेक्ट टू इख्तियार साहब, वो बहुत बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ टेलीविजन प्रोग्राम में नहीं बैठ सकता। बाकी अगर कहीं मुलाकात हो गई, सलाम दुआ, मेरी अभी भी उनको सलाम भी है, दुआ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डिबेट्स में वो जरा अपने वो थोड़े से जरा ज्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी अपने वो खो देते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं कि उसका जवाब उसी लफ्ज में दूंगा तो वो, मतलब मैं उतना नीचे नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। जी, ठीक। ठीक है, तो बुरा ना मनाना, और मैंने आपका मौक़िफ़ दे दिया है। अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है, उन लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान से मिला दे, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अगर नहीं मिलाएंगे, प्रॉब्लम हल नहीं होगा। जहां 4 साल ये लोग 1.7 पे, वहां 5वां साल भी 1.7 पे चला जाएगा। ऑलरेडी ये हर तो चीज ये में हुमायूं अपने साहब, जो टारगेट से तहरीके पीछे है। तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का मुज़ाकरात कबूल करना, ये कुछ संजीदा स्टेप नहीं नजर आ रहा आपको फिर? ये बहुत संजीदा स्टेप है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये कर ले। लेकिन अगेन, इस चीज को अगर लेकिन फिर आपने वही ना, और अगर ज्यादा, मगर की बात हो रही है, तो अगर मैं मगर आपको में नहीं, मैं जी आपको जी बता रहा हूँ, देखिए, अगर नहीं, मैं, आप समझ लेना, जी जी अगर के पूरी बात सुन ले। अगर इस बात को आपने और ज्यादा संजीदा करके, अगर इस बात को आपने और भी ज्यादा फ्रूटफुल करना है, तो बेहतर यह है कि इन्हीं सब लोगों ने, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्हीं को इमरान खान से मिलवा दे। यही लोग इमरान खान से जब बातचीत करेंगे, तो ये इमरान खान को भी चले माइल जी, कर देंगे ठीक उस है, स्टांस के ऊपर, जिस चले स्टांस के जी, ऊपर ये लोग आना चाहते हैं। दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट। ठीक है जी, ठीक चले है, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत दिन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान साहब। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तियार वली खान मेरे साथ मौजूद हैं। इख्तियार भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, ये बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन इस हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी कुछ मुतालिबात इन पर बात हो सकती है, कुछ पे नहीं हो सकती। जायज़ मुतालिबात का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी जायज़ मुतालिबात जो हैं वो हुकूमत की नज़र में कौन कौन से मुतालिबात हैं और कौन से मुतालिबात हैं जो जायज़ कैटेगरी में नहीं आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा खान। वैसे तो जो मुतालिबात उनके जितने भी हैं, उसमें जायज़ अगर आपको कोई लगता है तो आप उसी का जिक्र कर लें। मेरे ख्याल में आपको भी पता है कि उनके पास जायज़ मुतालिबात कहने को कुछ नहीं है। वो तो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाली बात है। और वो कहते हैं कि हमारी मर्जी का कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, हमारी मर्जी का कोई फैज हमीद हो, हमारी मर्जी कोई जनरल कमर जावेद बाजवा हो, हमारी मर्जी का कोई उमर अता बंदियाल या कोई साकिब निसार बैठा हो चीफ जस्टिस बन के। तो ये मुतालिबात तो खैर नाजायज़ है और ये कभी उनके पूरे नहीं होंगे। अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन का कल ऐलान कर दें तो ये भी मुमकिन नहीं है। हाँ, बात करें नए इलेक्शन जो अगले आने वाले हैं उसके लिए रिफॉर्म्स लाएं, उस पर बात हो सकती है। कानून साजी के लिए बात करें, उस पर बात हो सकती है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बहाल करने के लिए आए, उस पर बात हो सकती है। ये जो बीच में तनाव पैदा हुआ है, टेम्परेचर हाई है और पॉलिटिशियंस का आपस में राब्ता नहीं होता, सियासी क़यादतें आपस में बैठती नहीं है, इसका कोई हल निकालते हैं। तो उसमें आप तो खुद इस वक्त बंद गली में बैठे हुए हैं, आपके पास तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। हमने तो आपकी जो बैरिस्टर गोहर ने गुज़श्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मीडिया टॉक्स में, उन्होंने कहा था कि बस कर दें और अब जाने दें, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया और उनको जो है तो मुज़ाकरात की दावत दी। जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था कि बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया। और कुछ लोग पीटीआई के भी हैं जिन्होंने ये बातें की थी, जो शायद मेरे ख्याल में इनका कोई अलग फिक्शन है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया। मेरे ख्याल में ये बड़ेपन का मुजाहरा है, हालांकि मुंह मत्थे लगने की कोई जगह पीटीआई ने छोड़ी नहीं है। सो लेट्स सी, जो इनकी तरफ से बात आएगी विद इन सम सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगी,
तो उसको सुनेंगे भी और उसको एंटरटेन भी करेंगे। लेकिन अगर कोई मावरा आईन और दस्तूर बात होगी, सर वो कहते हैं जुबानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से जो वो बात करते हैं हमेशा, और जब भी मुलाकात होती है वो नहीं होने दी जा रही होती है, फिर वो जो सियासी जो बात वो करते हैं उस पर हुकूमत को एतराज़ है, सियासी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये भी उनकी जो खासतौर पे जुबानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी वो एक मुतालिबा सामने रखते हैं। तो ये मुतालिबा तो अंडरस्टूड सी बात है कि हुकूमत नहीं सुनने वाली, यानी फिर ये जो ऊँट है मुज़ाकरात का, ये भी किसी करवट नहीं बैठेगा, पहले से चीज़ बड़ी आया है, बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी नहीं है। हुकूमत में वजीर आजम साहब जो है वो बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठकर जो है तो वो बड़ेपन का ही मुजाहरा करेंगे। जितना कुछ मुमकिन हो सकेगा प्राइम मिनिस्टर साहब उनको रिलीफ देंगे। बन गली से अगर इनको रास्ता मिल जाए तो मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा। और सारी बातें इनकी सुनी भी नहीं जा सकती, मानी भी नहीं जा सकती, लेकिन जो मानने वाली बात होगी उसको हम रद्द भी नहीं करेंगे। हाँ, एक बात आपको मैं जरूर बताऊं कि वी बिलीव इन पॉलिटिकल डायलॉग्स, और जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, मुझे फिक्र उनकी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। क्योंकि मैं महमूद अचकजई साहब ने खुद, एक बार मैंने उनसे पूछा था, लाहौर में एक स्टेज पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इमरान खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहते बहुत अनप्रेडिक्टेबल बंदा है और नाकाबिल एतबार शख्स है। तो अब मुझे नहीं पता कि अब उनको उन पर किस तरह एतबार। इख्तियार भाई, ये बात तो आप समझते हैं, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। सियासत में कभी भी आप किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के बारे में माजी में क्या क्या बातें की, आज सब इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी की वजह से नून लीग की हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हैं वो आप लोगों के। इसके साथ साथ अगर हम माजी की बात कर लें तो शेख रशीद के साथ बैठ के इमरान खान साहब की एक लड़ाई हो रही थी टॉक शो में, गालिबन हामिद मीर साहब का शो था, किसका शो था, और उसके बाद वही शेख रशीद साहब बड़े क्लोज रहे इमरान खान साहब के। उन्होंने इतनी जेल काटी, चिल्ला काटा बकौल उनके खान साहब की मोहब्बत में। तो ये तो होता रहता है। आज महमूद खान अचकजई साहब खड़े होगा, वो दूसरी बात, अभी मौलाना फजल रहमान साहब, पीटीआई वालों की बैक टू बैक मुलाकात नहीं हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, लेकिन मुज़ाकरात नशिस्तों का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सका। तो सियासत में ये इसमें कोई हरफ आखिर नहीं है। आज महमूद खान अचकजई साहब और पीटीआई वाले, उनको शायद लगता होगा कि इनके डायरेक्शन है समते हमारी तरफ से। हम तो पॉलिटिकल कुव्वत हैं, हम समझते हैं कि मेरे ख्याल में ये, मैं फिर कहता हूं कि ये वजीर आजम का बड़ापन है कि ये फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, ये उसके बाद ये 6-7वीं मरतबा, हालांकि कोई मुंह मत्थे लगने की जगह कोई नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पर हमला हो, फौज पर हमला हो, हमारी इकोनॉमी पर हमला हो, पाकिस्तान टूटने की बात हो, तोड़ने की बातें करते हैं। इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठने की कोई जगह तो नहीं बनती। जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, यही नहीं तो जब आप लोग पहले से क्लियर हैं इख्तियार भाई, कैसे लोगों के साथ आप लोग नहीं बैठ सकते? जब आप लोग पहले से बड़े क्लियर हैं, कैसे लोगों के साथ नहीं बैठा जा सकता? तो फिर बैठ के क्या टाइम बाय किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एक सेकंड। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, ऐसे वाकये में इनकी पोजीशन कुछ और होती है, पाकिस्तान की पोजीशन। चलिए, आपने तो कह दिया ना, आपने मौके दे दिया कि बैठने के काबिल नहीं आपके साथ, तो फिर कैसे बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, क्या करेंगे बैठ के, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा? मुल्क के लोग हैं, अपने मुल्क के लोग हैं, यहीं पर मौजूद हैं, तो इसलिए डायलॉग अगर टीटीपी के साथ हो सकती है तो पीटीआई के साथ भी हो सकती है। आई बिलीव इन इट, एंड मेरी पार्टी, मेरी क़यादत भी यही समझती है कि अगर इनको अकल आ जाए और इनको बात समझ में, आपने डायरेक्ट वैसे कंपैरिजन इनका टीटीपी के साथ कर दिया, तालिबान के साथ। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कह रहा हूं, मैं वैसे आपको एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर उनके साथ मुज़ाकरात हो सकता है तो इनके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये जो अभी से 9 मई के हवाले से केसेस हैं, महमूद रशीद को इतने साल की सज़ा हो गई, 33 साल, अब एक तरफ सज़ाएं हो रही हैं, फिर साथ डायलॉग की बात भी हो रही है, फिर ये सज़ाओं में अगर कोई छूट या लचक इस तरह की कोई बात करें तो उसमें फिर क्या हो सकता है? देखिए, वो तो 9 मई के जितने वाकयात हैं उसका डायलॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हम समझते हैं जो उसमें मुलविस है उसको छूटना नहीं चाहिए, उसको कोई उसको उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 9 मई में जो मुलविस है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है, दिस इज समथिंग एल्स। और जो वो अदालत का सजा और जजा का मामला है वो कुछ और बात है। अगर उसमें कोई समझता है कि वो बेगुनाह है तो फवाद चौधरी ने अपने आप को साबित किया।
शाह महमूद कुरैशी ने खुद को साबित किया। तो इस तरह ये लोग भी जाएं, ये रसीदें निकालें और सीधे अदालत के दरवाजे खुले, वहां से रिलीफ लें, वहां से इंसाफ लें। इस डायलॉग की आड़ में 9 मई पर मिट्टी पाव वाला प्रोग्राम नहीं हो सकता। ऐसा 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 कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आगे अब ये वज़ीर आला केपी के क्या करने जा रहे हैं? ये जो मूवमेंट का आगाज हो चुका है, ये आगे जाके हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई चैलेंज साबित हो सकता है? और नहीं जी, ना ना, वो जमाने चले गए जब खलील साहब जो थे तो वो फाख्ता उड़ाया करते। तो ना खलील साहब है, ना कोई फाख्ता है, ना कोई उड़ान है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन तिलों में इतना तिल शेल नहीं है। दूसरा बात पे चढ़ाई की थी, उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट, जो 9 मई हुआ था उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। ठीक है जी। उससे पहले जब इन्होंने कहा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उस वक्त भी पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। जब 126 दिन का धरना हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। लेकिन इस 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट बन चुका है। अब पाकिस्तान की कौमी असास पर, इसकी इकोनॉमी पर और इसकी जमहूरियत पर, कौमी अदारों पर अब कोई हमला करने की जुर्रत तो क्या वो सोच नहीं सकता। अब वो हालात नहीं है। चले जी, स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जलसा करे, रैली करे, लेकिन हुकूमत इसे को खतरा महसूस नहीं करती। ठीक है जी, खुला मैंडेट है। लेकिन सही है जी, पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो उसका बड़ी कितने हैं। पंजाब में इनके पास क्या है, सिंध में क्या है, नथिंग। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना हो तो तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग नोवेयर इवन इन द मिडल ऑफ नो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब आपकी कीमती वक्त। और नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, सबसे बड़ी खबर तो PIA की निजकारी की खबर है, क्योंकि PIA डेफिनेटली मैशत पे बोझ बनता जा रहा था। सफ़ेद हाथी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा था इसके लिए, और बहुत अरसे से इसकी निजकारी के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन वो लम्हा बिलआखिर आ ही गया। पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है, पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर इस पर बात कर रही है। आपने भी इस हवाले से बात की। आपको क्या लगता है कि निजकारी ना हो तो फिर क्या ऑप्शन थी? देखिए, PIA को बहुत पहले से, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, उसके बाद 1990 में पहला झटका दिया गया जब एक ओपन स्काई पॉलिसी दी गई मियां नवाज शरीफ के दौर में। तो यानी आपने 3 एयरपोर्ट बड़ी एयरलाइंस को दे दिए जो वहां से ट्रैफिक उठाकर लेकर जाएंगे। दुनिया की कोई एयरलाइन ऐसा नहीं करती। आपकी एयरलाइन लंदन हीथ्रो जा सकती है, वहां से ट्रैफिक लेकर वापस आ सकती है, वहां से आगे अमेरिका नहीं जा सकती। उसके लिए आपको साइड दिया हुआ है। खैर, उसके बाद दूसरा झटका लगा जब PTI के दौर में एक मिनिस्टर साहब ने बयान दे दिया कि डिग्रीज जाली है पायलट्स की। तो वो दूसरा झटका था। हमारी तमाम जो फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई। अब इन्होंने क्या किया, आकर इन्होंने 2 हिस्से इसके कर दिए। एक में एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद होल्डिंग कंपनी बनाकर 650-700 अरब के कर्जे हैं, कोई 2000 अरब की वहां पे जायदाद है। खैर, उसमें मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि वो आज का मौजू नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे। 19 मुमालिक के अंदर पाकिस्तान के अलावा PIA की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें रूजवेल्ट होटल तो सबको पता है, लेकिन एक स्क्राइब होटल है पेरिस के अंदर शांजेलिजे स्ट्रीट में, जिसके 625 रूम्स हैं। खैर, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब दूसरा जो कंपनी बनाएगी वो PIACL बना देगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड। उसकी अभी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो कुछ किया वो आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको चंद चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद आप फैसला इस मुल्क के लोगों ने करना है, सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना। अभी तो ये पहला मरला है। PIA के पास इस वक्त 22 अरब के करीब इनके पास मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड पड़ा है। PIA की 8 बिल्डिंग्स इन्होंने हवाले की हैं, जिसमें लाहौर में जो पंजाब असेंबली के सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे पिंडी माल के ऊपर, पेशावर माल के ऊपर, यहाँ पे कराची के अंदर मेन जगहों पे, और इसी तरह से मुल्तान और सखर और इस तरह से ये को 50 अरब की ये बनती। उसके बाद आप इनके पास पड़े हैं इक्विपमेंट जो पड़े हैं, स्पेयर पार्ट्स जो पड़े हैं और हैंकर्स जो दिए गए हैं, वो हैं तकरीबन कोई 10 अरब के। और उसके बाद स्पोर्टिंग जो होता है, जो गाड़ियां खींचती हैं और फिर तेल डालती हैं, वो उसको स्पोर्टिंग इक्विपमेंट कहते हैं, वो 10 अरब का वो है। ये मैं इन्वेंट्री अभी गिनवा रहा हूँ। और उसके बाद जहाज है 30, उसमें कुछ चंद 5 या 6 लीज पे हैं, जितने भी लीज पे हैं वो जहाज हैं।
उनकी क्या कीमत है? कोई कोई एक जहाज भी इस वक्त आधी कीमत पे भी लगाए, चौथे हिस्से की कीमत पे भी लगाए, तो आप खुद पता कर ले 777 कितने का, एयरबस कितने ठीक की है। है, बाकी जहाज कितने की। सही। वो कोई सैकड़ों अरबों के वो है। और जो रूट्स हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जो 64 लैंडिंग रूट्स हैं इंटरनेशनल, ठीक है। उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये एयर ब्लू 25 साल हो गए, उनको क्या यूरोप मिल गया है? नहीं मिला अभी। अच्छा। तो इसकी जो सिर्फ इंग्लैंड से आमदनी आती है वो पीआईए की, वो सिर्फ 40% है जो अकेले इंग्लैंड से। और इस वक्त 26 अरब रुपया 2024 में पीआईए-सीएल ने कमाया प्रॉफिट 26 अरब। पहले 6 महीनों का 11.5 अरब रुपया, और आप इसको 10 अरब में दे रहे हैं। ये कैसा मजाक है? आप ये कह रहे हैं कि मैं एक मकान किसी को बेचूं और वो मकान का मुझे 10 लाख रुपया पहले दे दे, तो बाकी जो पैसे हैं ना 1 करोड़ 25 लाख, वो उस मकान की रिपेयर करा के तो उसमें रह ले। कमाल है। ये मैंने तो आज तक ऐसी कोई डील नहीं देखी, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इसको कैसे होने दें? ये इस मुल्क के लोगों के पैसे हैं ना, एहसासे हैं। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं आपसे जानूं कि आगे क्या होगा, चले मैं इससे पहले कि आपसे आगे के हवाले से जानूं कि आगे फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस हवाले से। सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, टॉक शोज में बात करेगी, इसको स्कैंडल डिक्लेयर करेगी, या फिर कुछ और भी करेगी? लेकिन सर इससे पहले थोड़ा माजी में, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, जो इससे पहले थोड़ा सा माजी में जरा चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम है, ये बड़ा बात की जाती है कि जितनी जो भर्तियां की गई पीआईए में, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां की गई, वो पीपल्स पार्टी के खाते में डाली जाती हैं। अब मुझे ये बताएं, जब 50 जहाज थे तो उनमें 50 का हमला होना था। जहाज नहीं अगर खरीदे गए तो इसमें उन लोगों का क्या गुनाह? जहाज कम होते होते 13 हो गए, तो अब 50 का हमला जो था वो उस वक्त भर्ती किया गया जब आपके पास 50 जहाज थे या 55 जहाज थे। जहाज लेने थे ना, ठीक है, जहाज नहीं लिए। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या करनी है? ये कि प्रॉपर्टी खरीदते गए, जहाज नहीं खरीदे जो आपको पैसे कमा कर दे रहे थे। हर कोई 6 घंटे में अब यूरोप से पाकिस्तान आना चाहता है, मिडिल ईस्ट से आना चाहता है। तो सर ये जो एक डाउन साइजिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है चौधरी साहब, डाउन साइजिंग, जो प्राइवेट सेक्टर है जहां पे डाउन साइजिंग की जाती है, अब तो बल्कि उसका नाम राइट साइजिंग कर दिया गया कि राइट साइजिंग हो रही है। वो जो मैं टर्मिनेशन नहीं कहती, डाउन साइजिंग कह लें, राइट साइजिंग कह लें, जब कोई सफेद हाथी बन जाए, मईशत पे बोझ बन जाए ना, वहां से आप लोगों को निकाल सकते हैं, वो भी जाहिर बात है कि अलग से प्रेशर होता है, वो एहतजाज करेंगे, बहुत से मामलात होते हैं, सबका रोजगार भी होता है। तो फिर क्या हल क्या होता है जब फॉर एग्जाम्पल 50 जहाजों के हिसाब से भर्ती हुई, जहाज कम हो गए, अमला ज्यादा था, उनकी जरूरत नहीं थी, उतने अमले की जरूरत नहीं है, ना ग्राउंड वाले अमले की, ना फ्लाइंग। अमला कितना है? जी जी, आपको पता है अमला कितना है इस वक्त? 6500 लोग। सर ज्यादा है ना, तो मतलब जितने जहाज हैं, जितनी जरूरत है। जी चौधरी साहब, जी जहाज कितने हैं टोटल? 30। उनको रिपेयर होके आना है, फिर अमला कम हो जाएगा। आप कहां से ट्रेंड अमला लेकर आएंगे? जो ऐसे ना करें, जो इन्होंने अपन खुद से, जो ब्यूरोक्रेसी ने, जो इंसानियत के फैसले तो वो करती थी ना। यूनियन तो चीख के उनको कहती रही कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आए। किसने लेकर आनी? गवर्नमेंट ने लेकर आनी थी ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो अब मैं इस बुरी हालत की बात कर रहा हूँ ना। इस बुरी हालत में भी 26 अरब रुपया 24 में कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो आप उसको 10 अरब में बेच रहे हैं। चलो एसेट्स तो बाकी सारा कुछ मैं छोड़ देता हूँ। और यूरोप के खुलने के बाद अगले साल इन्हीं 17 जहाजों के साथ 40 अरब रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप जहाज 30 कर लें तो ये प्रॉफिट 50 अरब से पे चला जाएगा। चलें, वो क्या दे रहे हैं? अपने पास से क्या दे रहे हैं? ठीक, मुझे बताएं। 10 अरब रुपया चलें गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट में खुश क्यों है? चौधरी साहब भी जो है वो, चौधरी साहब मुझे एक चीज समझाइएगा, ये चीज आपको समझ आ रही, गवर्नमेंट खुश क्यों है? फिर गवर्नमेंट क्या खसारे में रह के खुश होगी या ऐसी डील पे खुश होगी इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, फायदा नहीं है? पता करें आरफ अभी कौन है, उसके क्रेडेंशियल क्या है, उसने जावदा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री खरीदी थी, उसका क्या किया था, न्यू नाजमाबाद कहाँ पे बनाया गया? सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी गई, 6 में ली थी, 10 में बंद कर दी, वो अभी तक स्टे ऑर्डर्स पे है। पता करें वो स्टील मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा था, ये पहले पता कर लेना, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाए, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा उसके पीछे कौन। तो फिर उसके बाद आप उनके वाले से बात कर रहे हैं, आप कोर्ट को भी कोर्ट कर रहे हैं, और अभी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की इत्तेहादी है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, बिलावल साहब की खुद एक बड़ी वॉइस है, और वही साहब फिर बैठ के पीआईए खरीद रहे हैं।
ये पहला राइट जो है ना, पहला राइट उनके वर्कर्स का था। आपके पास दो सक्सेसफुल मिसालें हैं। अलाइड बैंक हुआ, वर्कर्स ने लिया, उन्होंने कामयाबी से चलाया। मिलर ट्रैक्टर हुआ, वर्कर्स को दिया गया, उन्होंने कामयाबी से चलाया। इनकी बिड थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई, और फिर सारों को प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाकर इकट्ठा करके कहते हैं आप सारे इकट्ठे हो जाएं, आपने कोई चीज बेचनी हो कंपटीशन कराएंगे क्यों, तो खरीदने वालों को इकट्ठा करें। या मुझे ये बता दें, जिसका 26 अरब रुपया पिछले साल प्रॉफिट है, आप उसको 10 अरब में कैसे बेच सकते हैं? लोगों को 135 अरब रुपया दिखाया गया, लेकिन दरअसल तो 10 अरब गवर्नमेंट के पास आया ना। ठीक। बाकी तो वो कह रहे हैं कि आप इस पे लगाएंगे 125 अरब। ये कैसी डील है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? ठीक। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अच्छा चौधरी साहब, एक एक बच्चे को चले अब पीपल्स पार्टी तो उसको समझा भी रही है ना सबको कि क्या हो रहा है, तो मुझे बताएं कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी की जितनी भी अहम आवाजें हैं, क्या करेंगे फिर आप लोग इसको? क्या करेंगे? हुकूमत से बात करेंगे? जी, हुकूमत से बात करेंगे, इस निजकारी के अमल को वापस लेने का फिल फॉर मुतालिबा करेंगे। मेरी बात तो सुन लेना, ये पार्लियामेंट में लेकर आए ना, वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुझे सिर्फ एक बात, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्या ये 10 अरब में बिकनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ 26 अरब रुपया पिछले साल प्रॉफिट कमाया है, जिस तंजीम ने कमाया हो वो 10 अरब में। और वैसे पहली ये मिसाल है, आपने कोई चीज बेचनी हो उसकी अच्छाइयां बयान करेंगे। चौधरी साहब, हो सकता है ना कोई 10 अरब की बिना खरीद रहा हो, सबसे ज्यादा रेट ही 10 अरब लगा, फिर क्या करें? मुझे बताएं। किसने कहा नहीं खरीद रहे? मैंने तो आप बताएं, नहीं आप मुझे बताएं कि क्या अभी कोई लेगा 26 अरब का, कोई लेगा? आप मुझे बताएं, आप बता दें। नहीं मैं नहीं मान, आप बताएं कि कौन इसको? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी। मैं आपको कह रहा हूँ, वर्कर्स ने बिड दी, उनको टेक्निकल ग्राउंड पे फारग कर दिया। उनका 27 अरब रुपया तो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप एक को टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दें। चले आप ठीक है, आप इतने वसूख से बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आप अमली तौर पे प्रैक्टिकली आवाज उठाने के अलावा क्या करेंगे? नहीं, पहला राइट तो उनका है, और वो अदालत में भी जा रहे हैं, वो कमेटियों में भी जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट को भी लिख रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को भी लिख रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए पहले प्रेसिडेंट की पोजीशन समझिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। पहले कमेटियों के अंदर आएगा, जो पार्लियामेंट की कमेटियां है, सेनेट की कमेटी है, प्राइवेटाइजेशन की, एविएशन की, कौमी असेंबली की है, उसमें आएगा, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है फिर वहां पे मामले का हल हो जाएगा कमेटियों में जाके? जाहिर है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो अभी एक मुज़ाकरात के हवाले से पेशकश की जा रही है, ये जायज़ मुतालिबात के हवाले से वज़ीर साहब ने कहा है कि जो जायज़ मुतालिबात है उन पे बात हो सकती है। अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जायज़ मुतालिबात की पहले तो तारीफ़ ज़रा बताइए कि जायज़ मुतालिबात क्या आपको समझ आते हैं? आप सीनियर सियासतदान हैं। मैंने तो नहीं कहा जायज़ मुतालिबात, जिन्होंने कहा वो बताएंगे। चले, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई किरदार हो सकता है? पीपल्स पार्टी इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? जवाब भी तो ले लिया कर। अच्छा, मुज़ाकरात की दावत दी है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, उन्होंने कबूल कर ली है। ठीक है, उस पे CBMs होंगे या बैकग्राउंड जो भी होगा वो उस पे देखते हैं। हम तो देखेंगे, हम दुआ गो हैं कि मुज़ाकरात कामयाब। ठीक है, यानी आप लोग न्यूट्रल का किरदार अदा करेंगे पीपल्स पार्टी वाले? हमें अभी तक किसी ने कोई एतमाद में नहीं ली। तो चौधरी साहब, आप यानी न्यूट्रल होंगे इस पूरे मामले में? अब आपकी पार्टी नहीं, हमें किसी ने अभी तक एतमाद में नहीं लिया। जब एतमाद में लेंगे तो हम अपना नुक्ता। अरे चौधरी साहब, जब से हुकूमत बनी है, ये पीपल्स पार्टी की वजह से ही हुकूमत बनी है ना, नून लीग की। अगर आप लोग साथ ना देते तो हुकूमत ना बनती। तो फिर तब से ये एक एहतजाज किया जा रहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता बहुत से मामलात पे, और करते करते इतना टाइम गुजर गया है। क्या वजह है, क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता पीपल्स पार्टी को? इशू चल रहे हैं ना गवर्नमेंट के साथ इशू टू इशू चल रहे हैं। जो इशू ठीक होगा उस पर हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं ठीक होगा उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।